क्या इंडिया जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे वो कितना पुराना या डीपली रूटेड क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा सकता है? क्या एक रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है या एक सिटीजन की डिग्निटी और इक्वलिटी को? और क्या ऐसे प्रैक्टिसेस में आज के जमाने में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए? इन्हीं सब के बीच में ये पॉसिबल है कि फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक प्रोमिनेंट प्रैक्टिस तलाक ए हसन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने की बात उठी है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। पर सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या जस्टिस सूर्यकांत खुद इस कंसर्न से अग्री करते नजर आए? ये पूरा सीन सुप्रीम कोर्ट में अनफोल्ड हुआ और इस हियरिंग ने एक बहुत ही कंपेलिंग डिबेट को जन्म दे दिया। रिलीजन वर्सेस इक्वलिटी, कस्टम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन और फेथ वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये तलाक ए हसन होता क्या है? अब व्यूअर्स, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हस्बैंड महीने में सिर्फ एक बार तलाक बोलता है और ये प्रोसेस 3 महीने तक रिपीट होता है, जिसके बाद मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अब केस ओरिजिनली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय जर्नलिस्ट बेनाजीर हिना से शुरू हुआ। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि तलाक ए हसन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये इरेशनल, आर्बिट्रेरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल्स 14, 15, 21 एंड 25 है। उनके पिटिशन का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि उनके हस्बैंड ने एक लॉयर के थ्रू उन्हें तलाक के हसन का नोटिस भेज दिया। रीजन, डाउरी की डिमांड पूरी नहीं हुई। उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि उन्हें इन लॉज ने हरास किया, फिजिकली अब्यूज किया। एफआईआर फाइल हुई, वुमेन कमीशन तक भी अप्रोच किया, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि ये शरिया में परमिसिबल है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। अब हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत लीड कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट हार्ड हिटिंग रिमार्क्स दिए। जस्टिस सूर्यकांत का एक कमेंट सबके बीच हाईलाइट बन गया व्हेन ही सेड कि सोसाइटी एट लार्ज इज इन्वॉल्व्ड, सम रिमेडियल मेजर्स हैव टू बी टेकन, इफ देयर आर ग्रोस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस देन द कोर्ट हैज टू इंटरफेयर। अब ये स्टेटमेंट प्रैक्टिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का डिक्लेरेशन था। मतलब अगर कोई प्रैक्टिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, डिग्निटी वायलेट करती है या एक तरफ से ही पावर देती है, तो पर्सनल लॉ का कवर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब कोर्ट की ड्यूटी फिर एक्टिवेट हो जाती है। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने एक और शार्प क्वेश्चन पूछा जो पूरे कोर्ट रूम में एक साइलेंस जनरेट कर गया। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? How are you promoting this in 2025? Whatever best religious practice we follow, is this what you allow? Is this how a dignity of a woman be upheld? Should a civilized society allow this kind of practice? ये रिमार्क सिर्फ रिटोरिकल नहीं था, ये एक मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिब्यूक था। एग्जैक्टली इस मोमेंट पर लगा कि जस्टिस सूर्यकांत इस बात से इम्प्लिसिटली अग्री कर रहे हैं कि तलाक ए हसन अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में प्रॉब्लमैटिक है और परहैप्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। अब हस्बैंड की तरफ से सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने आर्ग्यू किया, कहा कि इट इज अ वेल नोन प्रैक्टिस इन इस्लाम टू अपॉइंट अ पर्सन टू सेंड अ तलाक के हसन नोटिस। मतलब हस्बैंड ने लॉयर को अपॉइंट करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोर्ट इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत उन्हें क्वेश्चन किया कि इफ तलाक इज टू टेक प्लेस एज पर रिलीजियस प्रैक्टिस, देन द एंटायर प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड। We will call the husband to court। अब ये रिमार्क एक क्लियर इंडिकेशन था कि कोर्ट प्रोसीजर के नाम पर मिसयूज को टॉलरेट नहीं करेगी। एक रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करनी है तो उसका पूरा स्पिरिट और सेफगार्ड्स भी फॉलो करने होंगे, नॉट जस्ट द पार्ट्स कन्वीनियंट टू द हस्बैंड। अब बेनाजीर के काउंसिल ने एक और क्रिटिकल इशू रेस किया। उनके हस्बैंड ने दोबारा से शादी कर ली है, लेकिन बेनाजीर खुद लीगली प्रूव नहीं कर पा रही कि वो डिवोर्स्ड है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एवरीवेयर आई सेड आई वाज अ डिवोर्सी, माय पेपर्स वर नॉट अकॉर्डेड, एडमिशन was rejected, I told the father has moved on, married again, I don't know the technicalities। अब यहाँ से पता चलता है कि तलाक ए हसन जैसे यूनिलैटरल एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम से किस तरह वुमेन्स डॉक्यूमेंटेशन राइट्स और एवरीडे लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब बच्चों का स्कूल एडमिशन तक रुक जाता है क्योंकि एक हस्बैंड ने एक लफ्ज 3 बार बोल दिए और उसका कोई रोबस्ट लीगल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिस्टम जेंडर न्यूट्रल नहीं, फेथ न्यूट्रल नहीं और डेफिनेटली इक्वलिटी कंप्लाइंट नहीं है जैसा कि लोग मान रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस उजल भुयान और एन.के. सिंह मौजूद थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया कि वो तलाक ए हसन को स्ट्राइक डाउन करने का सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। कोर्ट ने सीधे बोला कि ये मैटर शायद एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर होगा। बेंच ने ऑब्जर्व भी किया कि वंस यू give us a brief note, we will consider the desirability of referring to a 5-judge bench. Give us broadly the questions that may arise. Then we will see how those are predominantly legal in nature that the court must resolve।
ये कहना ही इनफ था समझने के लिए कि कोर्ट इस प्रैक्टिस को सिर्फ एक पर्सनल लॉ के इशू के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट कर रही है। अब कोर्ट ने काउंसिल को कहा कि वो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फाइल करे जिसमें सब रिक्वायर्ड डायरेक्शंस लिखे हो। कोर्ट ने हस्बैंड को भी डायरेक्ट किया कि प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो करे और नेक्स्ट हियरिंग पर पर्सनली प्रेजेंट हो। मैटर अब नेक्स्ट वेडनेसडे को दोबारा सुना जाएगा, पर इस हियरिंग का सबसे प्रोफाउंड मोमेंट तब आया जब जस्टिस सूर्यकांत ने एक क्वाइट इमोशनल पॉइंट रेज किया। कहा कि टुडे वी हैव अ जर्नलिस्ट बिफोर अस, व्हाट अबाउट दोज अनहर्ड वॉइसेस लिविंग इन रिमोट एरियाज। यही वो स्टेटमेंट था जहां जुडिशियल एम्पैथी, कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग और सोशल रियलिटी एक लाइन में मर्ज हो गए। ये रिमार्क ये भी इंडिकेट करता है कि जस्टिस सूर्यकांत इस इशू को आइसोलेटेड नहीं देख रहे, बल्कि एज अ वाइड स्प्रेड सोशल इनजस्टिस ट्रीट कर रहे हैं। अब पिटिशन में ये आर्ग्यू किया गया था कि मैरिज और डिवोर्स के लॉज पर्सनल लॉ का इम्यूटेबल पार्ट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फुलावती में ये क्लैरिफाई कर दिया था कि ये एरियाज ट्रेडिशन से ज्यादा रिफॉर्म के सब्जेक्ट होते हैं। पिटिशन ने तलाक हसन को यूनिलैटरल एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक कहा और बोला कि ये नॉट ओनली अननेसेसरी इन इस्लामिक फेथ है बट ऑल्सो मिसयूज्ड हेविली। ओनली मेन इसे इन्वोक कर सकते हैं जो खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी है, और आर्टिकल 25 की फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं होती, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ से सब ऑर्डिनेट होती है। अगर एक प्रैक्टिस डिग्निटी और इक्वलिटी वायलेट करती है तो वो मोरालिटी के लिम्ब को ब्रीच करती है और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लूज कर देती है। अभी पूरी हियरिंग एक लार्जर क्वेश्चन को शेप कर रहा है कि क्या इंडिया एक ऐसी सोसाइटी बनने जा रही है जहां रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के टेस्ट से पास करना होगा, और अगर नहीं कर पाए तो कोर्ट अनअपोलोजेटिकली इंटरवेन करेगी। जस्टिस सूर्यकांत के रिमार्क्स, टोन और प्रोबिंग क्वेश्चन से एक बात क्लियर है कि उन्होंने ये कंसर्न सीरियसली लिया है और उनका इंक्लिनेशन इस प्रैक्टिस को डिस्क्रिमिनेटरी कंसिडर करने की तरफ जाता हुआ नजर आया है। ऑल्दो कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन रिमार्क्स का डायरेक्शन स्ट्रांगली हिंट करता है कि बेंच इस प्रैक्टिस को कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट देख रही है। अब आज के इंडिया में ये कन्वर्सेशन सिर्फ एक कम्युनिटी के लॉ की नहीं, ये नेशनल वैल्यूज की कन्वर्सेशन है। क्या डिग्निटी ऑफ अ वुमेन किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस से ऊपर होनी चाहिए? क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने यूनिलैटरल पावर का कोई जस्टिफिकेशन बनता है? क्या एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक लव्स 3 महीने और एक तरफ से ली गई डिसीजन एक वुमेन की पूरी लाइफ को डिसरप्ट कर सकता है? ये सवाल अभी ओपन है, पर एक चीज क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन सेट कर दी है। डिबेट अब कोर्ट रूम में ही नहीं, सोसाइटी के कॉन्शियस में भी चल रही है, और ये हियरिंग इस बात को लाउड एंड क्लियर रीइंफोर्स करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स सुप्रीम और डिग्निटी ऑफ वुमेन नॉन नेगोशिएबल है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।